क्या लल्लन टॉप ने अनजाने में दूसरा जाकिर नायक पैदा कर दिया है? अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आता। आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। क्या बात है। ये सवाल आज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये सवाल सीधे इस बात से जुड़ा है कि भारत में किस तरीके की सोच को दोबारा जगह दी जा रही है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? कुछ दिन पहले तक एक नाम था जिसे ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, और फिर अचानक एक ही कार्यक्रम के बाद वही व्यक्ति हर जगह दिखाई देने लगता है। उसके वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगते हैं। उसे अलग अलग इंटरव्यू और बातचीत के लिए बुलाया जाने लगता है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं मुफ्ती शमाइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? और तकरीबन जो बातें जावेद अख्तर साहब ने की डिबेट में, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि कोई नई चीज़ आई हो। आज के मेहमान हैं मुफ्ती शमाइल नदवी, जिन्होंने 27 साल की उम्र में एक नई तारीख रकम की है। डिबेट और मुनाजरे का मैदान फतह किया है। जावेद अख्तर जैसे मुल्हिद को शिकस्त से दो चार किया है। और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर उसके फॉलोअर्स लगभग 3.25 लाख से 30 लाख तक पहुंच जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया। असली सवाल ये है कि क्या ये फिर एक पुरानी आजमाई हुई जिहादी मजहबी सोच को नए कपड़ों में दोबारा पेश करने का मामला है। भारत ये कहानी पहले देख चुका है। एक ऐसा ही आदमी था जिसने इंटेलेक्चुअलिज्म की चादर ओढ़कर भारत के अंदर रेडिकलिज्म का जहर घोल दिया था, और उसका नाम था जाकिर नायक। Hypothetically, you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. औरत को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम के अंदर मैंने कह चुका हूँ मेरे पहले जवाब में, पैसे कमाने की जिम्मेदारी मर्द के कंधे पे डाली गई है। Do you want to send your child to a school to get educated, or do you want to send your child to the school to pick up illicit techniques or be sexually harassed? Allah has given permission as a last resort. Beat lightly, the Arabic word is daraba. Beat lightly means ultimatum. तब बहुत हो गया। जब तक लोग उसकी सच्चाई समझ पाते तब तक उसने एक पूरी पीढ़ी के दिमाग में जिहादी सोच भर दी थी। आज भले ही जाकिर नायक पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन उसकी सोच, उसका तरीका खत्म नहीं हुआ है। आज वही तरीका डिजिटल भारत के लिए एक नए चेहरे के साथ लौटता हुआ दिखाई देता है, और इस बार वो चेहरा लल्लन टॉप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच भी रहा है। ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। इसके अलावा जितने मज़ाहिब मौजूद हैं दुनिया में, जितने अदयान मौजूद हैं, यहाँ तक के जितने नज़रियात मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में मुफ्ती शमाइल नदवी को दूसरा जाकिर नायक बनाने की प्लानिंग चल रही है? क्या जाकिर नायक का पुराना तरीका एक बार फिर देश में कदम बढ़ा रहा है? और अगर हाँ, तो इसका अंजाम पहले से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों हो सकता है? आइए इस वीडियो में साफ और सीधे तरीके से समझते हैं। देखिए, ये समझने से पहले कि आज कैसे मुफ्ती नादवी को दूसरा जाकिर नायक बनाने की राह पर लाया जा रहा है, हमें पहले जाकिर नायक के राइज को ठीक से समझना पड़ेगा। क्योंकि जाकिर नायक कोई अचानक से पैदा हुआ नाम नहीं था। ये भारत का पहला ऐसा प्लान्ड आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था जिसने इंटेलेक्चुअलिज्म और एजुकेशन का नकाब पहनकर जिहादी मानसिकता को दुनिया के सामने ले जाने की कोशिश की थी। 2000 के दशक के शुरुआती दौर में ग्लोबल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम एक ट्रांजिशनल फेज में था। 9/11 के बाद मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब खुली हिंसा और डायरेक्ट जिहाद हर जगह काम नहीं कर पाएगा।
कई देश अलर्ट हो चुके थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव थी, निगरानी बढ़ चुकी थी। ऐसे में एक नई स्ट्रैटेजी पर काम शुरू किया गया। ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें पहले आइडियोलॉजिकल सोच बदली जाए, फिर एक्शन अपने आप निकलकर बाहर आए। और इस स्ट्रैटेजी के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो मदरसे से ना निकला हुआ लगे, जो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स को भी देखने में एक्सेप्टेबल लगे, जो कपड़े पहनने, बोलने और देखने में किसी ट्रेडिशनल मौलवी जैसा ना लगे बल्कि पढ़ा लिखा, मॉडर्न और हाईली इंटेलेक्चुअल दिखे। बेसिकली ऐसा आदमी जिसे एजुकेटेड यूथ भी सुने और जिसे बिना शक किए फॉलो किया जा सके। और इसी चीज पर जाकिर नाइक पूरी तरीके से फिट बैठ गया। वो डॉक्टर था, अंग्रेजी बोलता था, साइंस और मेडिसिन की भाषा इस्तेमाल करता था, कोट पैंट पहनता था। ये सारी की सारी चीजें भरोसा बनाने वाली थी और यही सब उसके भाषणों का एंट्री पॉइंट बनता है। 2000 के दशक में मिडिल ईस्ट में सैटेलाइट टेलीविजन का जबरदस्त बूम चल रहा था। तेल के पैसे से फंडेड मीडिया हाउसेस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में रिलीजियस चैनल्स लॉन्च कर रहे थे और इन चैनल्स का मेन एम था इस्लामिक आइडेंटिटी को ग्लोबल स्केल पर कंसोलिडेट करना। और इसी इकोसिस्टम में पीस टीवी का जन्म होता है। 21 जनवरी 2006 को पीस टीवी दुबई से लॉन्च होता है, जिसका मतलब था कि इंडियन लॉज और इमीडिएट स्क्रूटनी से बाहर रहते हुए भी पूरे भारत के घरों में सीधी एंट्री मिल जाना। चैनल का फॉर्मेट भी पूरी तरीके से सोच समझकर तैयार किया गया था। स्टेज पर जाकिर नाइक बैठा होता था। ऑडियंस में ज्यादातर मुस्लिम लिसनर्स होते थे जो बात बात पर तालियां पीट देते थे। क्वेश्चंस पहले से स्क्रिप्टेड रहते थे, लेकिन आंसर्स ऐसे पेश किए जाते थे जैसे वो रैपिड फायर स्टाइल में दिए जा रहे हों। रिलीजियस टेक्स्ट के कोट्स इतनी तेजी से बोले जाते थे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और उन्हें लगे कि इस आदमी को तो भाई बहुत कुछ पता है। और यही असली मैनिपुलेशन होता था। जाकिर नाइक द्वारा कुरान के साथ साथ बाइबल, गीता और तोरा के कोट्स दिए जाते थे। देखने में लगता था कि आदमी हर धर्म पढ़ चुका है, लेकिन इस सब के पीछे जाकिर नाइक का एक ही एम होता था, इस्लाम को फाइनल और सुपीरियर बताना और बाकी रिलीजन्स को इनकम्प्लीट, करप्टेड या गलत साबित करना। धीरे धीरे पीस टीवी का रीच बहुत तेजी से बढ़ा। चैनल के आर्काइव्स के मुताबिक 200 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका था। व्यूअरशिप का दावा 20 करोड़ लोगों को पार कर चुका था और यह दावा अपने आप में परसेप्शन बनाने के लिए काफी था। लोग सोचने लगे कि भाई अगर इतने लोग देख रहे हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है। इस मास रीच का एक बड़ा कारण एग्रेसिव मार्केटिंग भी था। जाकिर नाइक को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे उसने बाकी धर्मों के बड़े बड़े धर्म गुरुओं और थिंकर्स को एक्सपोज कर दिया हो, जबकि असल में वो बंदा सिलेक्टिव कोटिंग और हाफ ट्रुथ बोल रहा था। लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों को सच और मैनिपुलेशन के बीच में फर्क दिखना ही बंद हो गया। देखते ही देखते उसके मंच पर बड़े नेता, इंटरनेशनल फिगर्स और पब्लिक पर्सनैलिटीज दिखाई देने लगी और इससे उसकी क्रेडिबिलिटी और मजबूत होती चली गई। अब जाकिर नाइक पूरी तरीके से पॉपुलर हो गया, तब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। विमेन पर उसके व्यूज खुलकर सामने आने लगे। महिलाओं का घर से निकलकर काम करना गलत बताया गया। कोएड स्कूल्स को रेड लाइट एरिया से कंपेयर कर दिया गया। पतियों को वाइफ्स पर हाथ उठाने का अधिकार बता दिया गया। Do you want to send your child to a school to get educated, or do you want to send your child to the school to pick up illicit techniques or be sexually harassed? Allah has given permission as a last resort. Beat lightly, the Arabic word is zaraba. Beat lightly means ultimatum. अभी बहुत हो गया। होमोसेक्सुअल्स पर खुली नफरत दिखाई गई। लाइव टीवी पर कहा गया कि गे लोग सुअर जैसे होते हैं, कुत्ते जैसे होते हैं, उनसे भी बदतर होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने खुले तौर पर अपोस्टेसी यानी कि अल्लाह को ना मानने के लिए डेथ पेनल्टी को जस्टिफाई कर दिया। इसी तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग को भी कंडीशनली सही बता दिया। He says that if under normal circumstances it's haram, but if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year. So it is rather that they have to fight in self-defense, and if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause the damage to the opponent, as a last resort with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. और यहीं से जाकिर नाइक सिर्फ एक प्रीचर नहीं रहा, वो रेडिकलाइजेशन का सोर्स बन जाता है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसका असर ग्राउंड पर भी साफ दिख रहा था। 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जांच में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लिंक सामने आता है। IRF वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके नाम पर जाकिर नाइक काम करता था। 2008-9 में इंडियन मुजाहिदीन के ठिकानों पर छापे पड़ते हैं। वहां जाकिर नाइक के वीडियोज और प्रो तालिबान कंटेंट बरामद होता है। 26/11 के मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड का नाम भी जाकिर नाइक से जुड़ता है। 2016 में रिपब्लिक डे अटैक की प्लानिंग कर रहा आईसिस का टेररिस्ट अबू अनस पकड़ा जाता है। जांच में सामने आता है कि उसे जाकिर नाइक की बैंड ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल रहा था। ढाका टेरर अटैक के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट की जांच में सामने आता है कि अटैकर्स जाकिर नाइक से इंस्पायर्ड लोग थे। Chief of the Hyderabad module, Ibrahim Yazghani, was deeply influenced by the virulent preacher. These teachers from long ago had reportedly inspired Yazghani
to take the path of terror. इसके बाद NIA की एक रिपोर्ट आती है। पहले कहा जाता है कि 50 से ज्यादा आतंकवादी जो थे वो जाकिर नाइक से प्रभावित थे। 2019 में इस रिपोर्ट को रिवाइज किया जाता है और बताया जाता है कि इन आतंकवादियों का नंबर 50 नहीं था, 127 था। इसके अलावा शारदा यूनिवर्सिटी केस, श्रीलंका चर्च ब्लास्ट, ऐसे कितने ही केसेस हैं जिसमें जाकिर नाइक का नाम सामने आता है। 4 जुलाई 2020 को दिल्ली पुलिस ऑफिशियली कहती है कि दिल्ली राइट्स में जाकिर नाइक की स्पीचेस का आइडियोलॉजिकल लिंक मिला है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ऑपरेशंस के लिए पैसा कहां से आ रहा था? तो ये रिपोर्ट से पता चलता है कि IRF यानी कि जाकिर नाइक की फाउंडेशन की UK ब्रांच से मिलियंस ऑफ पाउंड्स मुंबई में प्रोडक्शन सेंटर में डाले जाते थे। लेकिन UK अकेला रूट नहीं था, सऊदी अरब और कतार से भी पैसा निकलता था। जब दुनिया के कई देशों ने देखा कि ये व्यक्ति तो ओपनली रेडिकलाइजेशन को फैला रहा है, तो बैन्स होने शुरू हो गए। UK बैन लगाता है, कनाडा बैन लगाता है, बांग्लादेश, श्रीलंका और लेबनान पीस टीवी को ब्लॉक करते हैं और इसके बाद 2014 में मोदी गवर्नमेंट इस पर लगाम कसना शुरू कर देती है। 2016 में जाकिर नाइक को भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है, लेकिन इससे पहले ही ये बंदा मलेशिया भाग जाता है। वहां उसे सऊदी की सिटीजनशिप मिलती है, टर्की उसे पॉलिटिकल सपोर्ट देता है, कतार बेस्ड चैनल से पैसा और कवरेज मिलती है, अल जजीरा उसे लगातार विक्टिम की तरह पेश करता है। भारत के दबाव के बावजूद इंटरपोल रेड नोटिस जारी नहीं करता उसके खिलाफ। मतलब साफ है, जाकिर नाइक कोई प्रीचर नहीं था, वो एक जियोपॉलिटिकल इस्लामिक एसेट था जिसे अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, भले ही इस थ्रेट को फॉर्मली एक लेवल तक खत्म कर दिया हो, लेकिन जाकिर नाइक ने बहुत कम समय में जो हासिल किया उससे ये बात साबित हो जाती है कि एक जिहादी भी इंटेलेक्चुअलिज्म का नकाब पहनकर कितना जहर फैला सकता है। जाकिर नाइक के हटने के बाद ये जगह पूरी तरीके से खाली हो जाती है, लेकिन ऐसी जगह खाली नहीं रहती हैं, फिर नया चेहरा ढूंढा जाता है और आज कई साल बाद वो चेहरा दोबारा से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जाकिर नाइक पर बैन लगने के बाद एक चीज बिल्कुल साफ हो चुकी थी, इंडिया के भीतर खुले तौर पर रैडिकल इस्लामिक प्रीचिंग का सबसे बड़ा चेहरा हट चुका था। उसका चैनल बंद था, उसकी एंट्री बंद थी, उसकी पब्लिक स्पीचेस पर रोक थी। लेकिन उतना ही साफ ये भी था कि जिस आइडियोलॉजिकल स्पेस को उसने तैयार किया था वो अपने आप खाली नहीं रहने वाली थी। जाकिर नाइक ने साबित कर दिया था कि बिना किसी हथियार को उठाए भी रेडिकल थिंकिंग को सोसाइटी में फैलाया जा सकता है। बस तरीका बदलना होता है, भाषा बदलनी होती है और चेहरा वो भी बदलना होता है। यहीं से नए चेहरे की तलाश होती है, एक व्यक्ति जो जाकिर नाइक तो ना हो लेकिन काम वही करे, और जो अगला व्यक्ति आए वो व्यक्ति भी उसी तरीके से इंटेलेक्चुअलिज्म का मास्क पहन सके, जो एजुकेटेड हो, मॉडर्न हो और लॉजिकल दिख सके, और जो रेडिकल आइडियोलॉजी को सॉफ्ट पैकेजिंग में पेश कर सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुफ्ती शमाइल नदवी, इनका नाम सबसे ऊपर आता है। ये समझने से पहले कि ये शख्स कितना बड़ा जिहादी है और इसने कैसे इंटेलेक्चुअलिज्म का मास्क ओढ़ा हुआ है, हमें ना इसके राइज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, मुफ्ती नदवी का नेशनल राइज ग्रेजुअल नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि वो सालों से ग्राउंड पे काम करता रहा और धीरे धीरे लोगों में पॉपुलर हो गया। उसकी पहचान अचानक से बनी, और यही बात इस राइज को ना ऑर्गेनिक नहीं बताती है। जिस इवेंट ने मुफ्ती नदवी को रातों रात नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया, उसे एक न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल डिबेट की तरह पेश किया गया, लेकिन असल में वो डिबेट नहीं, एक प्रमोशन एक्सरसाइज थी। और ये जो पूरा इवेंट था ना, इसको स्पॉन्सर किया गया था वहाए फाउंडेशन ऑफ कोलकाता के द्वारा। ये वही फाउंडेशन है जिसे डिबेट से सिर्फ 1 साल पहले रजिस्टर किया गया। और सबसे अहम बात यह थी कि जिस व्यक्ति को डिबेट में न्यूट्रल रिलीजियस थिंकर की तरह बिठाया गया, वही इस ट्रस्ट का फाउंडर भी था। मतलब साफ है, जिस व्यक्ति को नेशनल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा था, उसी की ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे इवेंट का खर्चा भी उठाया था। ये किसी इंडिपेंडेंट संस्था का आयोजन नहीं था, ये सेल्फ प्रमोशन था जिसे डिबेट का नाम दिया गया। ये वैसा ही है जैसे कांग्रेस के फ्यूचर पर डिबेट हो रही हो और उसे राहुल गांधी खुद फंड कर रहे हो। ऐसी डिबेट का आउटकम क्या होगा ये किसी को समझाने की जरूरत होती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए लल्लन टॉप को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब ना आइडियोलॉजी में नहीं, रीच में मिलेगा। लल्लन टॉप के पास मैसिव डिजिटल ऑडियंस है, उसके वीडियोस रूटीनली वायरल होते रहते हैं, उसका कंटेंट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन तीनों ही जगह पर तेजी से सर्कुलेट होता है। वहां फाउंडेशन के पास पैसा था, मुफ्ती नदवी के पास एजेंडा था और लल्लन टॉप के पास व्यूज थे, रीच थी। ये एक साफ ट्रांजैक्शन था। लल्लन टॉप को एक हाई एंगेजमेंट कंटेंट मिल गया और मुफ्ती नदवी को वो प्लेटफॉर्म मिल गया जो अदरवाइज उसे कभी नहीं मिल सकता था। डिबेट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि मुफ्ती नदवी
अनकंफर्टेबल ना हो। सामने ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया जिसे पोएट्री और कल्चर की तो समझ थी, लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी, कुरानिक इंटरप्रिटेशन और शरिया, इनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। और ये जो सिलेक्शन था ये एक्सीडेंटल नहीं था, जानबूझकर किया गया था। अगर सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठता जिसे इस्लामिक टेक्स्ट की गहरी जानकारी होती तो सवाल शार्प होते, कॉन्ट्राडिक्शन सामने आती और मुफ्ती नदवी का इंटेलेक्चुअल मास्क खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए डिबेट को ना डेलिबरेटली फिलॉसफी और बिलीफ तक सीमित रखा गया, साइंस को कॉन्शियसली अवॉइड किया गया। मुफ्ती नदवी खुद जानता है कि साइंस बेस्ड क्वेश्चनिंग उसके लिए डेंजरस हो सकती थी। एवोल्यूशन, कॉस्मोलॉजी या बेसिक साइंटिफिक कंसिस्टेंसी, इनके ऊपर सवाल आते ही उसका नैरेटिव क्रम्बल कर सकता था। इसीलिए डिस्कशन को एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट में रखा गया। एथिज्म वर्सेस फेथ की बात हुई, बिलीफ वर्सेस नॉन बिलीफ की बात हुई। आयरनी ये थी कि डिबेट से पहले मुफ्ती नदवी ने दावा किया था कि कोई लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन डिबेट के दौरान लगभग हर एक आर्ग्यूमेंट में फैलेसीज भरी हुई थी। डिबेट की एक और अहम बात यह थी कि प्लानिंग पूरी तरीके से मुफ्ती के फेवर में होने के बावजूद, सौरभ द्विवेदी जैसे होस्ट की मौजूदगी के बावजूद, मुफ्ती नदवी ने कई ऐसी बातें कही जिनसे उसकी सोच उसी समय एक्सपोज हो गई। जो ऑडियंस वहां पर बैठी हुई थी उसमें से मेजॉरिटी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी जिसने ये पूरी डिबेट करवाई थी, यानी मुफ्ती की ऑर्गेनाइजेशन। या फिर जो ऑडियंस थी वो आइडियोलॉजिकल तौर पर मुफ्ती के साथ अलाइंड थी। हर स्टेटमेंट पर एग्जैजरेटेड तालियां बजाई जा रही थी। ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था जैसे मुफ्ती नदवी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बात कह दी हो। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी। डिबेट खत्म होते ही केयरफुली सेलेक्टेड क्लिप्स सर्कुलेट किए गए। जहां जहां उसे काउंटर किया गया वो सभी हिस्से काट दिए गए। सोशल मीडिया पर नैरेटिव ये चलाया गया कि मुफ्ती नदवी ने डिबेट जीत ली है। इसके बाद मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होने लगे। देखते ही देखते उसे मुस्लिम वर्ल्ड में एक नया स्टार बना दिया गया। डिबेट से पहले मुफ्ती नदवी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लगभग 3.25 लाख थे। डिबेट के कुछ ही समय के बाद ये संख्या 28 लाख पार कर जाती है। और इस बात में कोई हैरानी मत समझना कि कुछ ही दिनों में ये जो संख्या है 5 मिलियन क्रॉस कर जाए। और ये राइज अपने आप में बहुत शॉकिंग है। सेम ऐसे ही यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पुराने वीडियोस पर अचानक लाखों व्यूज आने लगे हैं। जो व्यक्ति डिबेट से पहले ज़्यादातर लोगों के लिए अननोन था वो सडनली पॉडकास्टों में बुलाया जाने लगा है। डिबेट के बाद वो लगभग 10 अलग अलग पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देता हुआ दिखाई दे चुका है। इतने कम समय में मिली पॉपुलैरिटी वही पैटर्न दिखाती है जो पीस टीवी के लॉन्च होने के बाद जाकिर नायक के साथ हुआ था। समस्या रीच की नहीं थी, समस्या उस सोच की थी जो इस रीच के साथ फैलने वाली थी। जिस तरीके से जाकिर नायक ने अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल रेडिकल आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए किया था, उसी तरह मुफ्ती नदवी के पास भी अब वही टूल्स हैं और वही ऑडियंस भी आ चुकी है। देखिए, इतना हमें साफ पता चल चुका है कि मुफ्ती शमाइल नदवी को अचानक से मिली पॉपुलैरिटी कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यह राइज पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इसी व्यक्ति को क्यों जाकिर नायक 2.0 की तरह प्रोजेक्ट किया जाना प्रतीत हो रहा है। और इस बात का जवाब तभी मिलेगा जब हम समझें कि उसकी थिंकिंग, उसका तरीका और उसकी भाषा किस हद तक जाकिर नायक के पुराने प्लेबुक से मिलती है। सबसे पहले थिंकिंग की बात करते हैं। जाकिर नायक की तरह ही मुफ्ती शमाइल नदवी भी अंदर से काफी रेडिकलाइज्ड हैं। उनकी कोर सोच पूरी तरीके से मजहबी सुप्रीमेसी पर टिकी हुई है। इस बात को सबसे पहले अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि ये जो दीन इस्लाम है ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। इसके अलावा जितने मजाहिब मौजूद हैं दुनिया में, जितने अदयान मौजूद हैं, यहां तक के जितने नजरियात मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। और कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो दीन इस्लाम में दाखिल ना हो। इस बात को अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा ले। कई बार इस बंदे ने इसी सोच के आधार पर ओपनली प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी हैं। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। मुफ्ती नदवी बार बार ये बात दोहराता है कि इस्लाम सबसे ऊपर है। वो खुलकर ये भी कहता है कि शरिया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर की चीज है। लोगों याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की
कसम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। वो खुले शब्दों में कहता है कि कोई भी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन शरिया में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मतलब साफ है कि अदालतें, संविधान, कानून सबकी सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां से शरिया शुरू होती है। ऐसे ही वो सेक्युलरिज्म को एक गलती की तरह पेश करता है। वो डेमोक्रेसी को एक ऐसे सिस्टम की तरह बताता है जिसको मुसलमानों ने मजबूरी में एक्सेप्ट किया है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? बंदा भारत के अंदर शरिया चाहता है, ये बंदा गाना तक हराम मानता है। जो चीज़ शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूज़िक को सुनना ये शरअन जायज़ नहीं है। अब चाहे वो म्यूज़िक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल किया जाए या किसी चीज़ में भी इस्तेमाल किया जाए। यहाँ से हम ये बात देख सकते हैं कि बंदे की थिंकिंग रेडिकल है, लेकिन इस रेडिकल थिंकिंग को वो लोगों तक कैसे पहुँचाता है, यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। मुफ्ती नदवी चिल्लाता नहीं है, वो उग्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन बिना उग्र भाषा का इस्तेमाल किए हुए भी वो काफी गहरी जिहादी मैसेजिंग दे देता है। वो इंग्लिश और पॉलिश्ड हिंदी में बात करता है, कोट पैंट पहनता है और खुद को इंटेलेक्चुअल की तरह पेश करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे जाकिर नाइक खुद को दिखाता था। लेकिन भाई साहब, ये तो सिर्फ सरफेस है, ये बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। अब आते हैं असली खेल पर, फैलेसीज पर, यानी वो लॉजिकल ट्रिक्स जिसके जरिए रेडिकल आइडियाज को नॉर्मल बनाया जाता है। और सबसे पहली और सबसे अहम फैलेसी है अथॉरिटी फैलेसी। जाकिर नाइक खुद को एक डॉक्टर और साइंस फ्रेंडली थिंकर के रूप में पेश करता था। उसकी फ्लुएंट इंग्लिश, काम बॉडी लैंग्वेज और स्क्रिप्चर्स के रैपिड कोट्स लोगों को यह बात मानने पर मजबूर कर देते थे कि अगर यह आदमी इतना एजुकेटेड है, शांत है और स्क्रिप्चर्स की इतनी जानकारी रखता है, भले ही वो नॉलेज स्क्रिप्टेड ही क्यों ना हो, तो इसकी बात सही ही होगी। लोग उसके आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बजाय उसकी पर्सनैलिटी पर भरोसा करने लगते थे। मुफ्ती नदवी भी यही करता है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। वो खुद को स्कॉलर, रिसर्चर और इंटेलेक्चुअल के रूप में प्रोजेक्ट करता है ताकि सुनने वाला ऑटोमेटिकली ये बात मान ले कि ये व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता है। दूसरी बड़ी पॉलिसी है फॉल्स डायलेमा पॉलिसी। जाकिर नाइक हर मुद्दे को दो एक्सट्रीम विकल्पों में बांट देता था, या इस्लाम सही है या बाकी सब करप्टेड है, या तो फेथ अपनाओ या फिर नरक में जाओ। बीच का कोई भी रास्ता जानबूझकर हटा दिया जाता था। मुफ्ती नदवी भी यही करता है, या अल्लाह को सुप्रीम मानो या बर्बादी तय है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सवालों को डर पैदा करने वाले सिंपल विकल्पों में बदल दिया जाता है इसके द्वारा। तीसरी पॉलिसी है इवेजन पॉलिसी, यानी कि सीधे सवालों से बचना। जाकिर नाइक से जब इस्लाम से जुड़े ऐसे मुद्दों पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते थे जिसमें वो फंस सकता था, तो वो कभी साफ हाँ या ना में जवाब नहीं देता था। वो कॉन्टेक्स्ट, इंटेंशन और मिसयूज की बात करता था, लेकिन सवाल का सीधा जवाब नहीं देता था। कई बार तो वो अनकंफर्टेबल होने पर सवाल पूछने वाले से माइक तक छिनवा देता था। Every religion doesn't say that. I'm sorry to say that. You have not studied the other religions. I'm not here to criticize any religion. और मुफ्ती नदवी ने भी इस डिबेट में यही किया। क्लियर जवाब देने के बजाय वो सवालों से बचता रहा, बात को घुमाता रहा। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। चौथी पॉलिसी है बर्डन ऑफ प्रूफ पॉलिसी। जाकिर नाइक कोर रेडिकलाइज्ड व्यक्ति था और उसके लिए उसका वर्जन ऑफ इस्लाम ही डिफॉल्ट ट्रुथ था। उसके लिए इस्लाम और शरिया पहले से सही थे, बाकी सब कुछ बेकार। अगर कोई सवाल करता तो वो ये नहीं बताता कि ये सही क्यों है, बल्कि ये कहता कि तुम साबित करो कि ये गलत क्यों है। और जब कोई व्यक्ति उस बात को गलत साबित करने की कोशिश करता तो जवाब आता कि तुम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हो। Regarding the question, can a Muslim government contribute or pay from the taxpayers' money? And the answer is no. If it's a Muslim country
and if it is according to the rules of the Sharia, of the Quran and Sahih Hadith, it is haram for any Muslim or a Muslim government to pay or donate to a house of worship of the non-Muslim. मुफ्ती नदवी भी यही करता है। वो अपनी बिलीफ सिस्टम को खुद जस्टिफाई नहीं करता, बल्कि सवाल पूछने वाले से प्रूफ मांगने लग जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद पांचवी पॉलिसी है मोरल इंटिमिडेशन पॉलिसी। जाकिर नायक से असहमति रखने वालों को अक्सर इस्लामोफोबिक, बाइस्ड या इग्नोरेंट बताया जाता था और इससे ना सवाल पूछने वाला खुद को मोरली गिल्टी महसूस करने लगता था। मुफ्ती नदवी भी डिसएग्रीमेंट को इग्नोरेंस, हॉस्टिलिटी और एंटी मुस्लिम एटीट्यूड की तरह फ्रेम करता है। निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? और आखिरी में सबसे खतरनाक तरीका है हेट को सॉफ्ट लैंग्वेज में नॉर्मलाइज करना। जाकिर नायक हिंदुओं, क्रिश्चियंस और जूस को सीधे दुश्मन नहीं कहता था, वो उन्हें मिसगाइडेड कहता था। सुनने में सॉफ्ट लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि सामने वाला इंफीरियर है और करेक्शन की बहुत जरूरत है। मुफ्ती नदवी भी यही कर रहा है। वो हिंदुओं और नॉन मुस्लिम्स को सीधे दुश्मन नहीं कहता है, बल्कि उन्हें मिसगाइडेड बताता है। ये तरीका सुनने में शांत लगता है, लेकिन यही हेट्रेड को धीरे धीरे नॉर्मल बना देता है। छठी पॉलिसी है इग्नोर करना। जाकिर नायक एक और पॉलिसी का बहुत यूज करता है, उसे कहते हैं इग्नोरेंशिया एलांची। इग्नोरेंशिया पॉलिसी का मतलब होता है कि सवाल को सीधे नकार देना, इग्नोर कर देना, सवाल में इतने डिफेक्ट निकाल देना कि जवाब ही ना देना पड़े। रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। लेडी का सवाल सुना आपने? उसने अपने इस्लामिक नेबरहुड में एक प्रॉब्लम को डे बाय डे बढ़ते हुए देखा। अब एक्सपर्ट साहब का जवाब सुन लीजिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। यहाँ जाकिर नायक भाई साहब ने सवाल सही है, प्रॉब्लम रियल है, ये बात मानने से ही मना कर दिया। लगता है कि जाकिर नायक पाकिस्तान में बच्चाबाजी को नहीं जानता है, उसे हमारा ये वीडियो देखना चाहिए। और यही सेम इग्नोरिंग पॉलिसी हमारे छोटे जाकिर नायक यानी कि नदवी भी प्रैक्टिस करते हैं। वो अपनी डिबेट में जावेद अख्तर के कई सवाल तो सिरे से नकार देते हैं। वो खुद डिसाइड कर रहे होते हैं कि डिबेट में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही है। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मर्तबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए आज मुफ्ती शमाइल नदवी में वो सारे गुण दिखते हैं जो किसी व्यक्ति को जाकिर नायक 2.0 बना सकते हैं। रेडिकल थिंकिंग, काम डिलीवरी, इंटेलेक्चुअल मास्क और वही पुराने लॉजिकल ट्रिक्स, सब कुछ वही है, बस चेहरा बदला है, पैकेजिंग बदली है और उसी पुराने मॉडल को आज फिर से लल्लन टॉप जैसे मीडिया के जरिए सिस्टमैटिकली खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि आज टीवी से ज्यादा लोग डिजिटल की तरफ भागने लगे हैं। लल्लन टॉप को क्लिक्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, शमाइल नदवी का एजेंडा पूरा हो रहा है और आपका कट रहा है। लेकिन अभी बात हाथ से निकली नहीं है। अगर मुफ्ती शमाइल नदवी को आइसोलेटेड इंडिविजुअल की तरह नहीं, बल्कि रिपीट किए जा रहे पैटर्न की तरह देखा गया, अगर इस मॉडल को शुरुआती स्टेज पर ही समझ लिया गया, तो जाकिर नायक 2.0 बनने से पहले ही इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? क्या जाकिर नायक 2.0 पैदा करने की कोशिश कामयाब हो सकती है भारत के अंदर अब या नहीं? क्या आप इस कोशिश को विफल कर सकते हैं या नहीं? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।